हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बैक क्लासेस। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर एक्स आप रख लो, जो भी वैल्यू रखोगे। नाम इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा लोएस्ट उस रेंज का देता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। क्योंकि स्टेप्स, इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता कैसे है। जैसे ये बोलता है, सपोज मान लीजिए आपसे बोला जाए कि -0.9 प्लस 0.9, सॉरी माइनस से नहीं, प्लस 0.9, ठीक है। तो ये बोलता है कि इंटीजर वैल्यू के रेंज में ये 0.9 किस इंटीजर के बीच में है? 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में अगर ये आता है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है कि मैं इसका लोएस्ट वैल्यू दूंगा। देखिएगा, ध्यान रखिए, ये ग्रेटेस्ट बोलता है लेकिन आंसर हमेशा लोएस्ट देता है। तो इस रेंज का लोएस्ट वैल्यू, अगर इसका वैल्यू पूछा जाए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसका वैल्यू बताओ, तो आप लिखोगे 0, ठीक है। अब देखो, अगर यही निगेटिव हो जाता है -0.9, तो ये किस इंटीजर के बीच में आएगा? -1 से 0 के बीच में आएगा। नंबर लाइन पे आप देख लेना अगर डाउट है तो। -1 से 0 में आएगा। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? -1 है। तो यानी अगर हम इस निगेटिव में हम लोग जनरली मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आंसर -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमेशा छोटे वैल्यू देगा। किस रेंज में? उस इंटीजर रेंज में। अब अगर आपसे पूछा जाए 2.3 का बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये 2 से 3 के बीच में हो, और 2 से 3 में छोटा कौन है? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। ऐसे ही आपसे 3.3 पूछ दे तो आप बोलोगे 3। लेकिन यही अगर मान लीजिए -2.3 बोल दे तो आप क्या बोलोगे? -3, क्योंकि ये -3 से -2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसका प्लॉट देखते हैं, प्लॉट कैसे होगा। तो मैं पूरा प्लॉट नहीं बना रहा हूँ, 2 और 3 के लिए ही बस बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल का कोई भी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, वैसे ही ये ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। कुछ भी आप रखो, प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी रखो, चलेगा, ऑल रियल नंबर्स, ओके। और इसका अगर आप रेंज बोलो तो रेंज क्या होगा? रेंज मतलब ये क्या वैल्यू दे सकता है? तो आपको अभी पता चला कि ये केवल इंटीजर दे सकता है। यानी इसका रेंज क्या हो गया जी? रेंज इसका बस ऑल इंटीजर्स, यानी सीधा जेड लिख दो आप। तो रेंज इसका जेड होता है, ये सब याद रखिएगा। तो अब देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ये है 0। तो इसने बोला अच्छा एक्स 0 इंटीजर पे इंटीजर ही देगा। जैसे मान लो 0 की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? 0। 1 की वैल्यू पूछी जाए तो बोलेगा 1। मतलब इंटीजर पे इंटीजर देता है, लेकिन फ्रैक्शन में जैसे मैंने बताया वैसे देगा। तो अगर 0 पे हम देखा जाए तो 0 पे 0 दे रहा है, लेकिन 0 से 1 यानी 0 से 0.9 या 0.99 तक ये क्या देगा? 0 ही देगा। तो यहां से लेके ये यहां तक, यहां पे ये क्या हो जाएगा? 1 पे ये क्या दे देगा? 1 वैल्यू दे देगा, ठीक है। फिर 1 से लेके 1.999 मतलब 2 से थोड़े कम तक क्या देगा? 1 ही देगा। फिर यहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर ऐसे ही 2 पे क्या दे देगा? 2 दे देगा। फिर 2 से 2.999 तक, ठीक है। ऐसे यहां 3 पे 3 दे देगा, और यहां पे ऐसे, ठीक है। तो ये आप देखो एक सीढ़ी बन रही है ना, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। 1 2 3 से सीढ़ी बनती जा रही है। इसका मतलब क्लोज्ड है, इसका मतलब ओपन है। ऐसे ही निगेटिव में भी बनेगा। निगेटिव में देखिए कैसे बनेगा। -1 पे क्या देगा? अगर -1 हम रखते हैं तो क्या देगा?
0 पे आपका ये दे दिया तो -1 पे क्या देगा? देखिए, तो -1 से लेके 0 के बीच में क्या देगा? -1 से 0 के बीच में ये लोएस्ट वैल्यू क्या है? -1। तो -1 से 0 के बीच में ये देगा, लेकिन 0 पे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, इसलिए ये -1 पे ओपन हो गया। ऐसे ही आपका इसमें भी वैसे ही बनेगा। -2 से -1 तक क्या देगा? ये -2 देगा, छोटा वैल्यू, लेकिन -1 पे क्या दे रहा है? -1। तो यहाँ -1 पे इसीलिए ओपन हो गया। तो ऐसे ही करके ये इधर भी सीढ़ी बनती जाएगी। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ हो गया। तो अब इसमें आपको ये दिख रहा है कि इसका रेंज क्या है? ऑल इंटीजर्स है ना, y पे सभी वैल्यू रख रहा है, लेकिन बीच की वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू ये नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ये हो गया ग्राफ। अब देखो, इसकी एक पहली प्रॉपर्टी मैं समझाने जा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि अगर कोई मान लो एक्स वाई कोई भी नंबर है, तो उसका समेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ज़्यादा होगा इन दोनों के अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, या फिर बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब ये दोनों इंटीजर्स हो जाएं। ऐसे मान लो x मैंने ले लिया 1.3 और y मैंने ले लिया 2.3, ये कुछ भी रैंडमली मैंने ले लिया है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 3.6 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो 3.6 और इधर x की जगह पे 1.3 और इधर हमने 2.3। तो अगर हम इन दोनों का इंटीजर, इस 3.6 का 3 आएगा और इसका क्या आएगा? 1 आएगा, इसका 2 आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इक्वल टू वाला, यानी ये इक्वलिटी इक्वल वाला सही है यहाँ पे। अब मान लीजिए अगला, मान लो मैंने x को मान लिया -1.3 और y को मान लिया 2.3। अब मैं इसमें पुट करता हूँ, तो -1.3 और 2.3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 1। और -1.3 यहाँ रख दिया और यहाँ पे 2.3 रख दिया, जिसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। इसका क्या आएगा? -2 आएगा। इसका क्या आएगा? +2 आएगा। तो देखिए इस केस में क्या आ रहा है? 1 इज ग्रेटर देन, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया कि कोई नंबर का समेशन करके आप करोगे तो ध्यान रखना वो इक्वल टू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये हमेशा ये वाला ग्रेटर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का याद रखना है। एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, उसमें n यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर है। अगर किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट इसके बराबर होता है। कैसे? चलिए इसको भी देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 1.3 लिया x की जगह पे, आप रख के देखो ये हो जाएगा। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 ही होगा। और नेचुरल नंबर आपने, नेचुरल नंबर मान लेता हूँ मैं, क्या रख लेता हूँ? चलिए 2 रख लेता हूँ, ये भी नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू मैंने 2 रख ली। चलो तो हो गया 1/2, यानी कितना आ गया? 0.5। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0। अब ये बोल रहे हैं इसके बराबर है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। x हमने क्या माना था? 1.3 और n क्या माना था? 2। ये कितना आ रहा है? 0.65। 0.65 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा। ये दोनों इक्वल आ गया कि नहीं? तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू तो इसके इंटीजर के बाद अगर आप इंटीजर फंक्शन लगा रहे हो तो इंटीजर ही देगा ना। जैसे मान लो ये है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो पहले से इंटीजर ही दे रहा है, तो इसके बाद अब इंटीजर लगाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। 2 बार इंटीजर फंक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये 1 बार इंटीजर फंक्शन के ही बराबर है। तो अगर यहाँ पे 2 लगा था तो इसको हम क्या लिख सकते थे? इसको हम लोग डायरेक्ट यही लिख सकते थे, सिंगल। और नीचे वाले में नेचुरल नंबर ही था, तो नीचे वाला नेचुरल नंबर था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे। अब क्योंकि नेचुरल नंबर था तो नेचुरल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? n ही होगा, इसलिए उसने कोई भी दिक्कत नहीं की है। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपको देखते हैं इसमें। अब अगला प्रॉपर्टी देखिए, n प्लस 2 पावर 0 अपॉन 2 पावर 1, ये आपको याद रखना है। n प्लस 2 पावर 1 अपॉन ये नीचे वाला पावर एक ज़्यादा है, ये आप सीरीज आपको याद रखना है। ये कितने के बराबर होता है? खुद n के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसको यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। एक और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n जो यहाँ पे है वो है n है, ये n जो है वो नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 यही हो सकता है। तो अगर x प्लस 1 बाई n है, x प्लस 1 2 बाई n है, देखो सिंपल सी बात है, x है और उसमें 1 बाई n आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आएगा? ये कुछ डिनोमिनेटर में ही आएगा, मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। तो अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये x में ऐड होगा, तो इसको हम लोग nx लिख सकते हैं, nx प्लस 1 बाई n, ठीक है। तो आप पिछले क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टी था वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी आप याद रखो, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है इसमें, सीधी बात है। ये कितना हो जाएगा? nx, ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा सीरीज चले तो आपको याद रखना है कि ये n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर हो जाएगा, n इंटू एक्स, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये n बार है, ये टोटल जो सीरीज है ये n बार है, इसलिए n इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही पांचवा प्रॉपर्टी है, x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू n प्लस मॉड x, मॉड x नहीं, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन x। क्योंकि यहाँ n इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो x कुछ भी हो जाए, 1.3 है और नेचुरल n मैंने 1 माना सपोज, तो इसको मैं, इसका इफेक्ट तो कोई इस पे पड़ेगा नहीं अगर ये इंटीजर है। तो ये तो ऑटोमेटिक, आप इसका अगर अलग से भी इंटीजर फंक्शन लोगे तो ये 1 ही देगा, इसीलिए हम इसको अलग से लिख सकते हैं n प्लस, और इसका अलग से आप निकाल लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, और ऐसे भी सॉल्व करते तो इसका आता 2, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से ये सॉल्यूशन सही है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब सिंप्लीफाई इसको करना है। तो अगर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2। माइनस 1.2 का क्या होगा? -2। लोएस्ट वैल्यू इस इंटीजर रेंज क्या है? -2 से -1। इसमें लोएस्ट वैल्यू 3 है, 3.4 में, 3 से 4 के बीच में, इसमें तो -2 ही हो जाएगा और इसका +3 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 3 6, तो आंसर इज 4, ठीक है। ये आपका पहला सिंपल सा है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर f(x) ये दिया हुआ है, f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन x प्लस 2, तो आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है किसका? f(x) प्लस f माइनस एक्स। तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो f(x) क्या हो जाएगा और f माइनस एक्स क्या होगा? x की जगह पे -x रख देंगे। तो इन दोनों को अगर सॉल्व जोड़ दिया तो हमें मिल गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो आपको 2 केस बनाने होंगे। केस 1 आप मानोगे कि x जो है वो इंटीजर है, और दूसरा केस आप मानोगे कि x जो है इंटीजर नहीं है। तो पहला केस इंटीजर अगर है, अगर x इंटीजर है तो ये तो सेम वही वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पर आप अगर 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, तो वो सेम वैल्यू वही देना है, यानी x ही देगा। और अगर इसको रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर रखते हैं -1 -2, तो भी वही देगा, मतलब -x ही देगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें इंटीजर पे क्या वैल्यू मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो अगर आप बोला जाए, एक तरह से आप क्या निकाल रहे हो? इस फंक्शन का आप एक तरह से रेंज निकाल रहे हो। कब? जब x आप कोई भी इंटीजर रखोगे तो ये हमेशा 4 ही देगा, चाहे x की जगह पे 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, ये हमेशा 4 देने वाला है, ठीक है। और अगर इंटीजर नहीं रखते हो तब क्या होगा? तो मैं इसके लिए कोई भी एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। ये तो +4 है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 2.3 रख लिया, 2.3 प्लस -2.3,
तो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2 और इसका क्या होगा -3। तो अगर इन दोनों का सॉल्यूशन देखें तो हमें क्या मिल रहा है -1 और इसके साथ पहले से 4 लगा हुआ था। तो आप इस तरह से, आपको मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया, आप कोई भी एग्जांपल आप ले लो x का जो कि इंटीजर ना हो, तो आपको इन दोनों का एडिशन हमेशा -1 ही मिलेगा। तो अगर -1 मिलेगा उस पर 4 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला कि इसका डोमेन क्या है इस फंक्शन का, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का नहीं, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का जो डोमेन है यानी ये वाला फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम इंटीजर भी रख सकते हैं, नॉन इंटीजर्स भी रख सकते हैं। लेकिन रेंज क्या हो गया यहाँ से, रेंज यहाँ से हमें बस 3 और 4 ही मिलेगा। 3 कब मिलेगा, x बिलोंग्स टू z पे, और 4 कब मिलेगा, x नॉट बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4 टाइम्स ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन x इज इक्वल टू दिस। तो हमें अब प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस n का इज इक्वल टू क्या होता है, x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यानी इसको हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये इधर लेते आया तो ये हो गया 3, 4 में से ये गया एक 3, अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ये। अब बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कब देगा, यानी x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x जो होना चाहिए 1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 पे भी 1 देगा, 1 से लेके 2 पे ओपन। 2 अगर टच कर जाता तो क्या हो जाता, 2 वैल्यू देने लगता, यानी इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 से लेके 2 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, जो हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टी लिखे होंगे जहाँ, वहाँ देख लीजिएगा। तो प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा था कि n प्लस 1, यहाँ पे क्या है, ये 2 पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो n x प्लस, ये हो गया x मान लीजिए आपका, अगर तो x आप बोल सकते हो, या n मैंने फॉर्मूले में आपको n लिखवाया है, तो अगर ये n है तो n प्लस 1 बाई 2 पावर 0 n माइनस 1 अपॉन 2n, यही सीरीज उस समय बन रही थी, आप देखिएगा। तो 2 पावर n का ये सीरीज बनते जा रहा है, कहाँ तक, इन्फाइनाइट। तो इसका आंसर क्या दिया गया था, इसका आंसर बोला गया था कि n ही होगा। तो अगर यहाँ पे n देखा जाए तो क्या है, 100 है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। वैसे भी अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो ये जो वैल्यूज हैं इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये सॉल्व आप करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि n क्यों हो रहा है। ठीक है, तो n यानी n यहाँ पे क्या है, 100 है, तो यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 100 मिल गई। कैसे मिल गई, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये अगर ये नेचुरल नंबर हो और उसमें हाफ ये सीरीज ऐसे 2 का चलते जाए, 2 के पावर का, तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो n। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। देखो इसमें तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सोच सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ 50 है, तो 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 होगा, इसमें 50 में कुछ पॉइंट ऐड हुआ तब भी 50 होगा। ये यहाँ तक कहाँ तक जा रहा है, 99 तक, तो भी क्या होगा, ये हमेशा 51 तो नहीं हो पाएगा ना, ये 50 से 51 के बीच में, तब भी ये 50 देगा। तो कितने बार 50 आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 99 बार, और एक बार यहाँ 100 बार आया, तो यानी 50 इंटू 100 5000 हो गया। तो a और b की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा गया था a प्लस बी, एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन, +4 आंसर। ठीक है, तो आप ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसलिए आप प्रॉपर्टी भी याद रखो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो लगभग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन भेज भी दूंगा। चलिए अब हम लोग अगला फंक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। ये भी कुछ नया नहीं है, ये बस x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शनल फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो
वैल्यू देगा, इसका जो डिफरेंस देगा वो क्या देगा हमेशा, ये हमेशा क्या देगा, 0 से 1 में देगा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट बस देगा, ठीक है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल फंक्शन देंगे। सपोज x माइनस मॉड x, ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंस है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, कहीं पे भी मान लीजिए, अब मान लीजिए आपको ये निकालना हो, कर्ली ब्रैकेट ओवर 2.3, ठीक है। अब देखिए कहीं पे कर्ली ब्रैकेट का कुछ और भी मतलब होता है, ठीक है, तो ये बताएगा कि ये क्या है, ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये जरूर बताएगा, एडवांस में ही क्वेश्चन आए या कहीं पे भी आए तो ये बताएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट मतलब बहुत सा हम लोगों ने देखा है, रोस्टर फॉर्म में भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को हम 2.3 ये लिख सकते हैं, और तो अगर इसको 2.3 रहने देंगे और इसका 2 निकाला तो हमने क्या मिल गया 0.3, तो फ्रैक्शनल फंक्शन मिल गया कि नहीं आपको, ये फ्रैक्शनल पार्ट ही है 0 से 1 में। अच्छा एक निगेटिव का भी मैं निकाल के दे देता हूँ, अगर निगेटिव नंबर तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -2.3 और इसके अंदर -2.3, तो ये हो गया -2.3 और इसका -3, ये +3 हो गया 0.7, ठीक है। तो निगेटिव के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 0.7 आएगा, डायरेक्ट 0.3 नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको यानी 0 से 1 के बीच में ही इसमें आपको आंसर, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको 0 से 1 में ही आपको, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या हो गया 0 से 1, ठीक है, तो ये उसका। अच्छा अब एक इसी के साथ फ्रैक्शनल पावर के साथ ही एक आता है कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा, तो 1/√x इसको बोल सकते हैं, ये भी एक फंक्शन है इनवर्स ऑफ, तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो हम लोग डोमेन में क्या रख सकते हैं, इसके लिए ऑल रियल नंबर्स रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन z को हम नहीं रख सकते हैं। क्यों z इसलिए नहीं रख सकते हैं कि अगर हमने मान लीजिए ये है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फॉर्मूला होता है ये, अगर हमने इसमें मान लीजिए x 1 रखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना, इसलिए हम लोग इंटीजर नहीं रख सकते किसमें, रेसिप्रोकल वाले फ्रैक्शनल फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। रेंज इसका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 में होने वाली है, तो इसका उल्टा हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा ही होगा। जैसे मान लीजिए 1/0.3 है, तो ये तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, 1/0.7 है, हमेशा बड़ा ही आएगा 1 से, तो इसीलिए आपका रेंज इस उल्टा वाले फंक्शन का है। ध्यान रखिएगा ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स या रेसिप्रोकल भी आप बोल सकते हो, रेसिप्रोकल फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शनल फंक्शन का आपसे मतलब इस फंक्शन का डोमेन पूछे तो आप क्या बोलोगे ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उल्टे का क्या पूछे तो ये होगा, रेंज पूछा जाए इसका तो क्या होगा 0 से 1, 0 पे क्लोज्ड होगा 1 पे ओपन होगा, लेकिन अगर उल्टे का पूछा जाए तो रेंज क्या होगा 1 से इनफाइनाइट, और तो ये हो गया आपका इनवर्स फ्रैक्शनल फंक्शन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शनल देगा तो आप क्या करोगे कि फ्रैक्शनल को उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लोगे। डेफिनेशन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये वाला x इधर आ गया, तो x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो अगर ऐसे आए तो आप ऐसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो a की वैल्यू आप कैसे बताओगे, यहाँ पे देखिए 6 ब्रैकेट्स हैं। एक बार ये वाला कर्ली ब्रैकेट किसके लिए, फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए, और ये बड़ा वाला इंटीजर फंक्शन के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, GIF के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए सीक्वेंस अलग अलग चेंज किया गया है। तो आप यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि रेंज बताइए, तो आपको 2 केस बनाने हैं। केस 1 आपने क्या बना लिया कि x जो है वो इंटीजर है, तो
तो अगर x इंटीजर है तो क्या होगा, तो x इंटीजर है तो यार कुछ भी रख लो तुम अपने दिमाग में। मान लो मैंने x को 2 रख लिया है, तो यहाँ पे 2 क्या आएगा, 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, 2 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का यानी इसका इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, इसको अगर हम ये लिखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस, यही लिखेंगे ना, मैं एक बस समझा रहा हूँ। तो ये 0 ही आएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, तो यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही आप इसका देख लो, -2, मैंने 2 रखा है ना दिमाग में हमने, तो -2 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा, फिर से वही 0 ही आएगा। मैंने तो सीधा ही, आपको पता ही है कि इंटीजर फंक्शन पे फ्रैक्शनल की वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो आप 0 लिख लो आंख बंद करके, और 0 का इंटीजर फंक्शन 0 ही होता है। ऐसे ही ये अगर इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, इंटीजर ही देगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ऐसे ही करके आप सबका लिख लोगे तो सब पे 0 ही आने वाला है। तो यानी इंटीजर पे क्या देगा, 0 देगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे केस में कि x इज नॉट इक्वल टू z। तो मान लेते हैं हम लोग सबसे आसानी के लिए 1.3 चलिए सपोज रख लिया, तो 1.3 का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 प्लस -1.3 का मैंने बताया था, अब देख लीजिएगा -2.3 का कैसे निकाला था। तो -1.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 0.7। तो 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा। अच्छा ठीक है, ओके, सॉरी हमने क्या लिया था, 1.3 लिया था ना, हाँ 1.3 लिया था। तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। 1 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 ही होगा। अच्छा, -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2 होगा, ध्यान रखिएगा। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, फिर हमने 1.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0.3 होगा, हाँ। और इसका कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात की जाए -1.3 का, इसका क्या होगा, माइनस अगर 1.3 है तो इसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, 0.7। तो 0.3 0.7 कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप z की जगह पे कुछ भी रख के देख लो, आपका 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू आप ऐसे लिखोगे कि a की वैल्यू जो है 1 होगी कब, जब x नॉट इक्वल टू z होगा, और 0 होगी कब, जब x इक्वल टू z होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फ्रैक्शनल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये सभी के लगभग क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे और मिक्स क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो लगभग आज हम लोगों ने सभी फंक्शन को, अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब फंक्शन पढ़ेंगे। तो थैंक यू।